नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करने जा रहे हैं हिंदी का गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम के ऊपर। इससे पहले हमने हिंदी उपन्यासों की रूपरेखा पर बातचीत कर लिया है और उम्मीद है कि सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और उन्हीं पॉइंट्स को आधार बनाकर हम आगे के वीडियो लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को रेखांकित किया जाए। क्योंकि जब हम हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम को पढ़ते हैं तो केवल हिंदी की बात शुरुआती दौर में नहीं होती है, बल्कि उसमें कई जगह भारतीय उपन्यासों की भी बात करना पड़ जाता है और उसमें भी बांग्ला उपन्यास का ज़्यादातर जिक्र होता है। क्योंकि हिंदी पर सर्वाधिक अगर प्रभाव किसी भी साहित्य का रहा है तो वो बांग्ला साहित्य का रहा है। शुरुआती दौर में जब भी उपन्यास की बात करेंगे तो उसमें आपको बांग्ला साहित्य की, बांग्ला उपन्यासों की चर्चा करनी पड़ेगी। उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदी उपन्यासों के उद्भव और विकास को देखा जाए तो इसके 3 कालखंडों को हम ध्यान में रख सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, जिसका समय है 1877 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच। दूसरा जो कालखंड है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, जिसका समय है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी के बीच में। और आप देखेंगे कि यही काल कविता के दृष्टिकोण से छायावाद का भी समय रहा है। और जो तीसरा कालखंड है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, जिसका समय माना जा सकता है सन 1936 ईस्वी से अब तक। तो मोटे तौर पर जब भी हिंदी उपन्यासों की चर्चा की जाती है तो उसके केंद्र में प्रेमचंद का नाम होता है और प्रेमचंद को ही आधार बनाकर उनके पूर्व, उनके समय में और उनके बाद, यानी कि बाद का जो उपन्यास लेखन रहा है, इसको ध्यान में रखकर हम बातचीत करते हैं। बाद में जो उपन्यास लिखा गया वो कई प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ा है, जिस पर कि हम क्रमशः चर्चा करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास क्या रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और कौन कौन सी ऐसी रचनाएं रही हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें पहले लेक्चर में ही हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी उपन्यासों के विकास के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि प्रथम उपन्यास की बात आएगी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा रहा है। तो इसको लेकर आलोचकों और विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है और धीरे धीरे वो मतभेद आपको क्लियर भी होंगे कि किस विद्वान ने किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना और क्यों माना। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने जब कालखंड विभाजन किया था उपन्यासों का, तो इसमें बताया कि सन 1877 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच का जो समय है वो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि सन 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फुलौरी ने भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा, जो कि सामाजिक उपन्यास था। इसकी प्रशंसा भी खूब की गई और कई आलोचक इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। लेकिन आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोपाल राय और बच्चन सिंह इत्यादि ने अलग अलग उपन्यासों को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो हम आगे जैसे ही बातचीत करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर रामचंद्र तिवारी लिखते हैं अपने बुक में कि जो श्रद्धाराम फुलौरी का भाग्यवती उपन्यास है, यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास चाहे न हो, किंतु विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से इसे हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास अवश्य कहा जा सकता है। ये जो विचार है ये रामचंद्र तिवारी का है। ध्यान में रखिए कि शुरुआत में हिंदी के प्रथम उपन्यास पर जब बातचीत की जा रही थी तो उसमें अंग्रेजी ढंग का जो मौलिक उपन्यास थे उस पर भी चर्चा की जा रही थी। जब हम परीक्षा गुरु पढ़ेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर रामचंद्र तिवारी लिख रहे हैं कि भाग्यवती उपन्यास, जो कि सन 1877 ईस्वी में लिखा गया, सामाजिक उपन्यास था
लेकिन यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास नहीं था। फिर भी अगर विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखा जाए, जिस समस्या को उठाया गया था भाग्यवती में, और उस विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से देखा जाए, तो इसे हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास कहा जा सकता है। इसके पूर्व कुछ उपन्यासकार थे, जिसमें कि नाम है सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र द्वारा संपादित जिसका नाम है मनोहर उपन्यास, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी कि लगभग 5 या 6 साल पहले भाग्यवती से। उसका उल्लेख माता प्रसाद गुप्त ने किया है। वह तो संपादकों द्वारा संग्रहित और संशोधित होने के कारण निश्चय ही मौलिक नहीं है, यानी कि अगर यह संपादकों द्वारा संग्रहित और संशोधित नहीं होता तो शायद हिंदी के प्रथम उपन्यास में मनोहर उपन्यास का नाम आता, जिसके लेखक रहे हैं सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र, इसके संपादक रहे हैं। लेकिन ये संपादित होने के कारण मौलिक उपन्यासों के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। और दूसरा कारण इन्होंने बताया कि उसकी कथा वस्तु के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण उसकी आधुनिकता भी विवादास्पद है, उस पर भी सवाल उठते हैं। इसलिए अपने आप ये जो मनोहर उपन्यास है ये खारिज हो गया। और इसके बाद भाग्यवती नामक उपन्यास जो था वो हिंदी के प्रथम उपन्यासों की एक पंक्ति में रहा। कुछों ने उसको माना भी, और बाद में विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मान लिया गया। तो ये तो रही शुरुआत की बात। लेकिन देखा जाए जो आखिरी समय था, सन 1918 ईस्वी में प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास प्रकाशित हुआ, और यह हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में निश्चित रूप से नए युग के द्योतक के रूप में माना जा सकता है। अतः प्रेमचंद पूर्व युग के अंतर्गत सन 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रकाशित उपन्यासों का ही अध्ययन करना समीचीन होगा, तार्किक होगा और उचित होगा। तो हमने जिस समय सीमा को बताया था कि सन 1877 से 1918 के बीच में प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का समय माना जाना चाहिए, तो उसको हमने यहाँ पर तर्क सहित बताने की कोशिश की। आगे बात करते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो लिखे जा रहे थे उनके प्रेरणा स्रोत क्या थे। तो हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला साहित्य से प्रारंभ हुई या फिर प्राप्त हुई। ये पॉइंट जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदी उपन्यास लिखने की प्रेरणा हिंदी साहित्यकारों को किस साहित्य से मिली है, तो उसका सही जवाब होगा बांग्ला साहित्य से। भारतेंदु योगीन हिंदी उपन्यासों पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। यानी कि हिंदी में जब भी उपन्यास लिखे गए तो बांग्ला साहित्य में लिखे गए उपन्यासों का अनुवाद किया गया। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी उपन्यास लेखन में अनुवाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और प्रेरणा मिली बांग्ला साहित्य से। इससे स्पष्ट है कि हिंदी लेखकों का ध्यान नए ढंग के उपन्यासों की रचना की ओर और बंग भाषा की देखा देखी की ओर आकृष्ट हुआ। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जब भी पूछा जाए कि हिंदी उपन्यास लेखन पर सर्वाधिक प्रभाव शुरुआती समय में किस साहित्य का था, तो वो था बांग्ला साहित्य। और इसमें संदेह नहीं कि भाग्यवती की रचना सन 1877 ईस्वी में हुई। इसके पूर्व ही बांग्ला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के कई उपन्यास लिखे जा चुके थे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि भाग्यवती उपन्यास जो है एक सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 1877 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसके पहले ही बांग्ला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे जा चुके थे। और कौन कौन से वो उपन्यास थे उन पर हम बातचीत कर लेते हैं। भवानी चरण बंदोपाध्याय का
नवबाबू विलास जो कि सन 1825 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और टेकचंद ठाकुर जिनका समय यहाँ पर लिखा गया कि सन 1814 से 83 ईस्वी का, उनका उपन्यास हुआ अलालेर घरेर दुलाल जो कि 1857 ईस्वी में बांग्ला में प्रकाशित हुआ था। और ये दोनों ही उपन्यास बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। खास तौर से अलालेर घरेर दुलाल उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जो कि टेकचंद ठाकुर द्वारा लिखा गया है। और ये लिखने की, इसकी जो प्रकाशन होने की जो तिथि रही है, ये काफ़ी ऐतिहासिक रही है। 1857 जो आप जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है। तो उस पृष्ठभूमि में अगर ये लिखा गया होगा, उस समय लिखा गया होगा, तो कितना इम्पोर्टेंट ये उपन्यास रहा होगा। आपको प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि इसके उपन्यासकार हैं टेकचंद ठाकुर। अलालेर घरेर दुलाल जो कि बांग्ला साहित्य में लिखा गया उपन्यास है। आगे बात करते हैं कि इसी दौर में किशोरी लाल गोस्वामी के चपला उपन्यास पर नवबाबू विलास की छाया स्पष्ट है। यानी कि जब हिंदी में उपन्यास लिखे जा रहे थे, किशोरी लाल गोस्वामी ने सन 1903 ईस्वी में चपला उपन्यास लिखा था, तो उस पे स्पष्ट रूप से नवबाबू विलास की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अगर ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करें तो ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में बांग्ला में बंकिम चंद्र चटर्जी को आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी। उनके 3 उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो कि 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मृणालिनी जिसका प्रकाशन सन 1869 ईस्वी में हुआ, युगलांगुरी जिसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में, और क्रमशः इनका अनुवाद किया गया सन 1873, 1880 और 1880 में हिंदी में अनुवाद किए गए। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है कि दुर्गेश नंदिनी किसका उपन्यास है, मृणालिनी किसका उपन्यास है, और युगलांगुत्री किसका, लांगुरी किसका उपन्यास रहा है। खासतौर से ये थोड़ा कम ही पूछा जाता है। दुर्गेश नंदिनी और मृणालिनी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में इसको रखिए। जैसा कि बताया गया कि किशोरीलाल गोस्वामी पर बांग्ला साहित्य का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखाई पड़ रहा था, और पुनः कि किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यासों पर बंकिम बाबू का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी प्रारंभिक समय में ऐसे उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने कि सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों तरीके के उपन्यास लिखे। बांग्ला उपन्यासकारों को भी उपन्यास रचना की प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य से प्राप्त हुई। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि पहले अंग्रेजी साहित्य, फिर इसके बाद बांग्ला, फिर इसके बाद हिंदी, एक दूसरे से ये प्रभावित रहे। इसीलिए शुरुआत में कहा गया अंग्रेजी ढंग का नावल। अंग्रेजी ढंग का नावल भाग्यवती अपने विषय वस्तु के आधार पर भले नवीन थी, लेकिन सटीक नहीं बैठ रही थी। आगे चलकर इसी प्रतिमान के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना था, और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी ढंग का ये पहला नाटक है, ठीक है, पहला मौलिक नाटक है। तो इस तरीके से कई बार परीक्षाओं में सवाल भी आते हैं, और जो लोग लगातार परीक्षाओं में बैठे होंगे उनको ये मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। हम बातचीत कर रहे थे अलालेर घरेर दुलाल की। रचना हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स के आदर्श पर हुई थी। जैसा कि हमने बताया कि हिंदी उपन्यास बांग्ला साहित्य से प्रभावित हुआ, और बांग्ला साहित्य खुद अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित रहा। और जो यहाँ पर उपन्यासकार थे अलालेर घरेर दुलाल के टेकचंद ठाकुर, उन्होंने खुद प्रभावित हुए थे अंग्रेजी के टॉम जोन्स से, ठीक है, जिसके की राइटर हैं हेनरी फील्डिंग। आगे बात करें तो बंकिम बाबू अंग्रेजी के 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकारों स्कॉट और टेलर, इन दोनों से प्रभावित थे। तो कैसे एक दूसरे से प्रभावित रहे हैं साहित्यकार और उपन्यासकार, वो आप सभी को यहाँ पर सीधे समझ में आ रहा होगा। और इस लेक्चर में हम साथ ही 3 साहित्यकारों के बारे में बातचीत करें, अंग्रेजी के, बांग्ला के और हिंदी के। तो प्रभावित रहे हैं आगे। इस प्रकार हिंदी कथाकारों को उपन्यास रचना की प्रेरणा
प्रत्यक्षतः बंगला और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी से प्राप्त हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में पूरे बैठ जाने चाहिए कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तो बंगला का है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभाव अंग्रेजी का भी है। परीक्षा गुरु जो कि सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इस पर तो सीधे अंग्रेजी का प्रभाव दिखाई पड़ता है या फिर स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि प्रारंभिक उपन्यासों पर ध्यान दिया जाए तो उनमें बीज रूप से भारत का प्राचीन कथा साहित्य भी प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देता है या फिर लक्षित होता है। किशोरीलाल गोस्वामी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्जन्म या सौतिया दाह, जिसका कि प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में हुआ। इससे पहले हमने चपला नाम के उपन्यास की चर्चा की थी, जो कि 1903 में प्रकाशित हुआ था। और यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि किशोरीलाल गोस्वामी के प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्जन्म या फिर इसका दूसरा नाम है सौतिया दाह में सुशीला और सुंदरी का चरित्र वासव दत्ता और रत्नावली के आदर्श पर ढाला गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ अंग्रेजी और बांग्ला का प्रभाव दिखाई पड़ रहा था, तो दूसरे तरफ संस्कृत से भी हिंदी उपन्यास शुरू में प्रभावित रहा। आगे बात करें तो देवी प्रसाद उपाध्याय के सुंदर सरोजनी उपन्यास की कहानी मध्ययुगीन प्रेमाख्यानों के आदर्श पर रची गई है और इसमें नायक नायिका के बीच प्रेमोदय का आधार स्वप्न प्रदर्शन माना गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन सा उपन्यास जिसमें कि मध्ययुगीन प्रेमाख्यानों को आदर्श के रूप में रखा गया है, तो वो है सुंदर सरोजनी, जिसके कि उपन्यासकार हैं देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय। एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिए कि प्रेमाख्यान, जैसा कि मैंने जब विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक पर बातचीत किया था हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो उसमें बताया था कि सूफी काव्य को ही प्रेमाख्यान कहा जाता है। तो जब उपन्यासों की चर्चा की जाती है, उसमें सुंदर सरोजनी नाम का उपन्यास जो है वो मध्ययुगीन प्रेमाख्यान के आधार पर ही रचा गया है, उसको ही आदर्श रूप में लिया गया है। इसमें नायक नायिका के बीच प्रेमोदय का आधार स्वप्न प्रदर्शन माना गया है। इसके अलावा ठाकुर जगमोहन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम आता है जब भी उपन्यासों की बात की जाती है। इनका जो उपन्यास है श्यामा स्वप्न, संस्कृत कथा के आदर्श पर रची गई एक प्रेम कहानी है। वस्तुतः प्रारंभिक हिंदी लेखकों का कथा संसार रचना संस्कार अंग्रेजी नॉवेल और बांग्ला उपन्यास के साथ ही संस्कृत की कथा आख्यायिका तथा हिंदी की मध्ययुगीन प्रेम कहानियों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित हुआ है। इस चीज़ को मैं बहुत पहले ही अभी डिस्कस किया था कि अंग्रेजी बांग्ला साहित्य और संस्कृत साहित्य का पूरा प्रभाव हिंदी उपन्यासों पर दिखाई पड़ता है, वो विषय वस्तु के रूप में हो चाहे उसके स्ट्रक्चर को लेकर हो। यह अवश्य है कि हिंदी उपन्यास प्राचीन संस्कारों से मुक्त होता गया और अब वह पूर्णतः अंग्रेजी का नावल हो गया है। आज प्राचीन गद्य काव्य की कोई विधा इसे अपने भीतर समेट नहीं सकती। अगर वर्गीकरण की बात करें तो प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों को सामाजिक, ऐतिहासिक तथा घटनात्मक इन 3 वर्गों में रखा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यासकारों की बात करें और ख़ास तौर से किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें। ऊपर इनके 2-3 उपन्यासों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है और किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों को सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक इन 3 वर्गों में रखा है। उनके द्वारा किए गए धार्मिक या गार्हस्थ आदि भेद सामाजिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बांग्ला के प्रारंभिक उपन्यासों का वर्गीकरण भी लगभग इसी आधार पर किया गया है। वस्तुतः प्रेमचंद पूर्व युग में हमारी साहित्य चेतना 2 प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचालित थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि प्रेमचंद पूर्व युग में हमारी जो साहित्य चेतना थी, साहित्य को समझने की जो चेतना थी, वो 2 प्रवृत्तियों से परिचालित थी। उसमें जो पहली प्रवृत्ति थी वो मनोरंजन की थी और दूसरी प्रवृत्ति सामाजिक जागरण की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट्स हैं। एक तो था कि साहित्य
मनोरंजन का साधन है, दूसरा था कि नहीं, साहित्य मनोरंजन नहीं बल्कि ये सामाजिक जागरण का है। अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी एवं चित्र विचित्र, रहस्यमय, वासनापरक, प्रणय चित्रों से युक्त दोनों ही प्रकार के उपन्यास मनोरंजन की प्रवृत्ति से ही परिचालित थे। खासतौर से जो अय्यारी या तिलस्मी, जासूसी या चित्र विचित्र, ठीक है, घटना परिघटना या फिर रहस्यमय या फिर वासनापरक या प्रणय चित्र, प्रेम पर आधारित जो भी उपन्यास लिखे जा रहे थे, उनमें मुख्य रूप से मनोरंजन की ही प्रवृत्ति थी। लोग उपन्यास मनोरंजन के लिए पढ़ा करते थे। लेकिन जब शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास, जिनमें औपन्यासिक शैली में इतिहास के सत्य का अनुसंधान और प्रकाशन लक्ष्य होता है, तो ये थोड़ा सा इसमें सामाजिक जागरण की बात आने लगती है। इस युग में ऐसे बहुत कम उपन्यास लिखे गए, यानी कि प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए थे वो ज़्यादातर अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी, चित्र विचित्र, रहस्यमय, वासनापरक, प्रणय चित्रों से युक्त ही ज़्यादातर लिखे गए थे और उनके केंद्र में था मनोरंजन। आगे बात करते हैं, सामाजिक जागरण की प्रेरणा से परिचालित उपन्यास उपदेश प्रधान और सुधारवादी थे। इनमें से कुछ नवयुग के परिवर्तन से भयभीत सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा के पोषण में प्रवृत्त थे और कुछ नवीन बौद्धिक जागरण का स्वागत करते हुए नए सुधारों का समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामाजिक जागरण के अंतर्गत भी दो तरीके के उपन्यास लिखे जा रहे थे, उपदेश प्रधान और सुधारवादी, और इसमें कुछ नवयुग के परिवर्तन के बारे में बातचीत की जा रही थी, तो कुछ नवीन बौद्धिक जागरण की बात करते हुए इसका स्वागत कर रहे थे और नए सुधारों का समर्थन कर रहे थे। इस प्रकार यदि हम उपन्यासों की रचना के मूल में कार्य करने वाली प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण करें तो समूचा उपन्यास साहित्य को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है मनोरंजन प्रधान और दूसरा है सामाजिक चेतना से युक्त। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, मनोरंजन प्रधान, सामाजिक चेतना से युक्त उपन्यास। किंतु यह वर्गीकरण उस युग की मन स्थिति को समझने में सहायक होते हुए भी कृतियों के विवेचन के लिए सुविधाजनक नहीं है। मनोरंजन का तत्व कम या ज्यादा हर युग के कथा साहित्य में का प्रेरक होता है, चाहे वो किसी भी कालखंड का साहित्य हो, उसमें मनोरंजन का पुट जरूर शामिल रहता है। वो कथा साहित्य का एक प्रेरक तत्व माना जाता है। प्रेमचंद पूर्व सामाजिक जागरण से प्रेरित उपन्यास भी मनोरंजन के तत्व से सर्वथा रहित नहीं है। इसीलिए विषय को दृष्टि में रखकर किया गया किशोरीलाल गोस्वामी का वर्गीकरण ही अध्ययन के लिए सुविधाजनक प्रतीत होता है। तो किशोरीलाल गोस्वामी ने तीन उसके भेद किए थे, सामाजिक, ऐतिहासिक और घटना प्रधान। इस दृष्टि से प्रेमचंद पूर्व उपन्यास मुख्यतः तीन वर्गों में रखा जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया, सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक उपन्यास। इस वर्गीकरण को अधिक विश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक बनाना चाहें तो इन प्रमुख वर्गों को उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि सामाजिक उपन्यासों के तीन उपवर्ग, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। घटना, चरित्र और भाव। ऐतिहासिक उपन्यासों के दो उपवर्ग किए जा सकते हैं, शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांच। और इसी तरह से घटनात्मक उपन्यासों के भी तीन वर्ग किए जा सकते हैं, अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी, साहसिक एवं चित्र विचित्र घटनात्मक। तो इस तरीके से हमने हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम पर बातचीत करते हुए प्रेमचंद पूर्व हिंदी युगीन उपन्यासों की विषय वस्तु, उसकी प्रवृत्ति, कितने तरीके के उपन्यास लिखे जा रहे थे, पूरा विस्तृत बातचीत किया। और जो हिंदी उपन्यास है वो किससे प्रभावित रहा, बांग्ला से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहा और अप्रत्यक्षतः अंग्रेजी से भी प्रभावित रहा। आगे चलकर और भी बहुत सारी बातें खुलेंगी और इस पूरे वीडियो लेक्चर में मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप उपन्यासों के कालखंड को समझ जाएं और उसमें जो पहला कालखंड है उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर
समझ जाएं कि कैसे हिंदी उपन्यास के लेखन की शुरुआत हुई थी। तो मैंने उम्मीद है कि समझाने में कामयाबी हासिल की है। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।